जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी किसी सफल इंसान की कहानी सुनी है और मन ही मन कहा है, अगर मैं भी ऐसा ही कर लूं तो मैं भी सफल हो जाऊंगा? यही सोच, यहीं से एक बहुत खतरनाक मानसिक गलती शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल बायस। सर्वाइवल बायस का मतलब बहुत सीधा है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों की कहानियां देखते हैं जो बच गए, जो सफल हो गए, लेकिन उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जो उसी रास्ते पर चले और बीच में ही गुम हो गए। मान लीजिए आप YouTube खोलते हैं, आपको दिखते हैं एक लड़का जिसने कॉलेज छोड़ दिया और करोड़पति बन गया, एक लड़की जिसने नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, एक स्टार्टअप फाउंडर जो कहता है डिग्री बेकार है, रिस्क लो, सब ठीक हो जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि वे लोग गलत हैं या सही। सवाल यह है, क्या आप उन लाखों लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने वही किया लेकिन असफल हो गए? नहीं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते, वे खबर नहीं बनते, वे इंटरव्यू नहीं देते, वे किताबें नहीं लिखते। यही है सर्वाइवल बायस। एक बहुत पुरानी लेकिन सटीक मिसाल सुनिए। युद्ध के समय वैज्ञानिकों को यह तय करना था कि लड़ाकू विमानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कहां लगाई जाए। जो विमान वापस लौट रहे थे उन पर गोलियों के निशान दिख रहे थे, पंखों पर, शरीर पर, पूंछ पर। पहली नजर में लगा, जहां गोलियों के निशान ज्यादा हैं वहीं सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। लेकिन एक समझदार दिमाग ने सवाल उठाया, जो विमान वापस लौट ही नहीं पाए उनका क्या? तब सच्चाई सामने आई। जो विमान गिर गए थे उन्हें इंजन और कॉकपिट में गोली लगी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि पंख सुरक्षित हैं, बल्कि यह था कि पंख पर गोली लगने के बाद भी विमान बच सकता है। यानी हम सिर्फ बचे हुए विमानों को देखकर गलत निष्कर्ष निकाल रहे थे। अब इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़िए। जब आप सिर्फ सफल लोगों की आदतें देखते हैं, उनकी सुबह की दिनचर्या, उनका आत्मविश्वास, उनका रिस्क लेने का साहस, तो आप यह मान लेते हैं कि यही सफलता का फॉर्मूला है। लेकिन आप यह नहीं देखते कि कितने लोगों ने वही आदतें अपनाई और फिर भी सफल नहीं हुए। आप एक लेखक को देखते हैं जिसने कहा, मैंने कभी योजना नहीं बनाई, बस दिल की सुनी। आप ये नहीं देखते कि कितने लोग दिल की सुनकर आज भ्रम, कर्ज और पछतावे में जी रहे हैं। आप एक ट्रेडर को देखते हैं जिसने 1 साल में पैसा दोगुना कर लिया। आप यह नहीं देखते कि कितने ट्रेडर उसी रास्ते पर अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। सर्वाइवल बायस हमें आधी सच्चाई दिखाता है और आधी सच्चाई अक्सर पूरी झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यह भ्रम हमें जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है। यह हमें कहता है, अगर उसने किया तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन यह नहीं बताता कि उसके पीछे कितनी किस्मत, कितना समय, कितनी असफलताएं और कितने अदृश्य कारण थे। अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? पहली बात, हर सफलता की कहानी सुनते समय यह सवाल जरूर पूछिए, इस रास्ते पर कितने लोग असफल हुए होंगे? दूसरी बात, सिर्फ नतीजा मत देखिए, प्रक्रिया और परिस्थितियां देखिए। क्या वही हालात आपके पास भी हैं? तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी के फैसले केवल दूसरों की जीत देखकर मत लीजिए, क्योंकि जो हार गए वे आपको चेतावनी नहीं दे पाए। याद रखिए, दुनिया हमेशा जीतने वालों की कहानी सुनाती है, लेकिन समझदार इंसान हारने वालों की खामोशी भी सुनता है। यही समझ आपको भीड़ से अलग करती है और यही स्पष्ट सोच की पहली सीढ़ी है। कभी आपने किसी तैराक को देखा है? चौड़े कंधे, पतली कमर, मजबूत बाजू और एकदम फिट शरीर। और फिर मन में एक आवाज आती है, अगर मैं भी रोज तैराकी करूं तो मेरा शरीर भी ऐसा ही हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है एक बहुत आम लेकिन गहरा भ्रम, स्विमर का शरीर भ्रम। यह भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि किसी व्यक्ति का शरीर, उसकी सफलता या उसकी पहचान उस गतिविधि की वजह से बनी है जो वह करता है, जबकि सच्चाई अक्सर उलटी होती है। सच्चाई यह है कि अधिकतर बेहतरीन तैराक पहले से ही उस शरीर के साथ पैदा होते हैं जो तैराकी के लिए अनुकूल होता है। लंबे हाथ, हल्का ढांचा, फेफड़ों की क्षमता। यही कारण है कि वे तैराक बने, न कि इसीलिए कि तैराकी ने उन्हें वैसा बना दिया। लेकिन हमारा दिमाग यह फर्क करना पसंद नहीं करता। वह नतीजा देखता है और कारण खुद बना लेता है। अब इसे अपनी जिंदगी पर लागू करके देखिए। आप किसी सफल सीईओ को देखते हैं। वह रोज सुबह 5 बजे उठता है, डायरी लिखता है, व्यायाम करता है,
आप सोचते हैं, अगर मैं भी यही करूं तो मैं भी उतना ही सफल हो जाऊंगा। हो सकता है ये आदतें अच्छी हों, लेकिन सवाल यह है, क्या वही आदतें उसकी सफलता का असली कारण थीं? या वह पहले से ही अनुशासित, अवसरों से घिरा हुआ और सही समय पर सही जगह मौजूद था? हम अक्सर चयन और कारण को गड़बड़ा देते हैं। जो लोग किसी काम में अच्छे होते हैं, वही लोग उस काम को लंबे समय तक करते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि उस काम को करने से ही वे अच्छे बने। यही भ्रम शिक्षा में दिखता है। कोई टॉपर कहता है, मैं तो कभी ज्यादा पढ़ता ही नहीं था। ये सुनकर एक औसत छात्र सोचता है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वह यह नहीं देखता कि उस टॉपर की समझ, उसकी स्मरण शक्ति और उसका माहौल शायद शुरू से अलग था। यही भ्रम फिटनेस में दिखता है। कोई मॉडल कहता है, मैं जो मन करे खाता हूं। आप वही करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसका शरीर उसकी जीन, उसकी उम्र और उसकी दिनचर्या का परिणाम है। स्विमर का शरीर भ्रम असल में हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि सिर्फ नकल करने से हम वही नतीजा पालेंगे। ये भ्रम इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह हमें गलत अपेक्षाएं देता है, और जब नतीजा नहीं आता तो हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम कहते हैं, शायद मैं ही काबिल नहीं हूं, शायद मुझ में दम नहीं है, जबकि सच्चाई यह होती है कि हमने गलत तुलना की होती है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, किसी की सफलता देखकर यह मत पूछिए कि वह क्या करता है, यह पूछिए कि वह क्यों चुना गया। दूसरी बात, ये समझिए कि हर रास्ता हर इंसान के लिए नहीं होता। आपकी ताकत, आपकी सीमाएं, आपका समय, सब अलग हैं। तीसरी बात, सीखने पर ध्यान दीजिए, न कि नकल पर। आदतें अपनाइए, लेकिन आंख बंद करके नहीं, उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुसार ढालिए। याद रखिए, तैराकी हर किसी को तैराक जैसा शरीर नहीं देती, लेकिन सही समझ हर किसी को बेहतर फैसले जरूर देती है। और यही है स्पष्ट सोच की दूसरी सीख। नतीजे देखकर कारण मान लेना अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाता है। जब आप तैयार हों, कभी ऐसा हुआ है कि अचानक कुछ दिनों के भीतर एक ही तरह की घटनाएं होने लगें, एक के बाद एक बुरी खबरें, या अचानक लगातार अच्छी बातें, और तब आप सोचते हैं, कुछ तो चल रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो सकता। यहीं से जन्म लेता है क्लस्टरिंग भ्रम। क्लस्टरिंग भ्रम का मतलब है बिल्कुल सामान्य और यादृच्छिक घटनाओं में कोई खास पैटर्न ढूंढ लेना। हमारा दिमाग बिखरी हुई बातों को जोड़कर कहानी बनाना चाहता है। असल समस्या यह है कि दुनिया अक्सर बिना किसी योजना के चलती है, लेकिन हमारा दिमाग अराजकता को स्वीकार नहीं करता। मान लीजिए, आपने किसी दिन सोचा, आज सब कुछ गलत हो रहा है। सुबह देर से उठे, फोन गिर गया, ऑफिस में बॉस नाराज, शाम को ट्रैफिक जाम। अब आप क्या सोचते हैं? आज मेरा दिन ही खराब है। आप इन घटनाओं को एक धागे में पिरो देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये घटनाएं आपस में जुड़ी नहीं थीं। वे बस संयोग थीं। कैसीनो में जाइए, रोलेट टेबल पर लगातार 3 बार लाल रंग आ गया। चौथी बार लोग कहते हैं, अब तो काला ही आएगा। यही क्लस्टरिंग भ्रम है। हर स्पिन स्वतंत्र है, लेकिन हमारा दिमाग पिछली घटनाओं से अगली घटना की भविष्यवाणी करना चाहता है। अब इसे जिंदगी के बड़े फैसलों से जोड़िए। कोई निवेशक देखता है कि किसी शेयर ने 3 महीने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। वह सोचता है, यह शेयर तो खास है। वह पैटर्न देख रहा है, लेकिन वह यह नहीं देख रहा कि बाजार में ऐसे हजारों संयोग होते हैं। यही वजह है कि हम कुछ लोगों को भाग्यशाली और कुछ को अभागा कह देते हैं। हम कुछ सफलताओं को किसी विशेष गुण से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि सफलता और असफलता अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, संयोग और समय। क्लस्टरिंग भ्रम खास तौर पर डर के समय और मजबूत हो जाता है। अगर किसी इलाके में लगातार 2-3 चोरी हो जाएं, तो लोग कहते हैं, अब तो यहां रहना ही खतरे में है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि छोटी संख्या में घटनाएं हमेशा झुंड में आती हैं। यह प्रकृति का नियम है, कोई साजिश नहीं। हमारा दिमाग कहानियों से प्यार करता है। वह कहता है, जरूर कोई कारण होगा, लेकिन हर चीज का कारण हमेशा मौजूद नहीं होता। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, जब भी आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो रुकिए और पूछिए, क्या मेरे पास पर्याप्त आंकड़े हैं? दूसरी बात, छोटे समय की घटनाओं से लंबे निष्कर्ष मत निकालिए। 3 उदाहरण नियम नहीं बनाते।
तीसरी बात, भावनाओं को निर्णय का ड्राइवर मत बनने दीजिए। डर और उत्साह दोनों में क्लस्टरिंग भ्रम तेज हो जाता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा संदेश नहीं भेज रही होती, कभी कभी बस चीजें हो जाती हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप अंधविश्वास, जल्दबाजी और गलत फैसलों से एक कदम दूर हो जाते हैं। यही है स्पष्ट सोच की तीसरी सीख। हर पैटर्न सच्चा नहीं होता और हर संयोग संकेत नहीं होता। कभी आपने देखा है, आप किसी नए शहर में हैं, दो रेस्टोरेंट आमने सामने हैं, एक लगभग खाली, दूसरे में भीड़ लगी हुई। आप बिना ज्यादा सोचे किस ओर बढ़ते हैं? भीड़ वाले की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक चुपचाप फैसला कर चुका होता है, इतने लोग गलत तो नहीं हो सकते। यही है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब है, हम ये मान लेते हैं कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वही सही होगा। भीड़ हमारे लिए सुरक्षा का संकेत बन जाती है। ये प्रवृत्ति बचपन से हमारे अंदर बैठी होती है। जब हम छोटे होते हैं तो दूसरों को देखकर ही सीखते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद यही आदत हमारे फैसलों को कमजोर बना देती है। अब सोचिए, अगर भीड़ हमेशा सही होती तो दुनिया में घोटाले, बुलबुले और गलत फैसले कभी होते ही नहीं। शेयर बाजार को देख लीजिए। जब हर कोई किसी शेयर की तारीफ करता है, यूट्यूब, टीवी, दोस्त सब कहते हैं ये तो सोने की खान है, आपको लगता है अगर मैं नहीं गया तो मैं ही मूर्ख रह जाऊंगा। और यही सोशल प्रूफ आपको धक्का देता है। लेकिन इतिहास बताता है कि सबसे बड़े नुकसान अक्सर तभी होते हैं जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा होता है। सोशल मीडिया पर जाइए, किसी पोस्ट पर हजारों लाइक हैं। आपको पोस्ट पढ़ने से पहले ही लगता है ये कुछ खास होगा, लेकिन वही पोस्ट अगर बिना लाइक के होती तो शायद आप 2 सेकंड भी ना रुकते। अब सवाल यह है, क्या कंटेंट बदला? नहीं, बदला सिर्फ लोगों की संख्या का असर। सोशल प्रूफ हमें सोचने से बचाता है। यह हमें कहता है जो सब कर रहे हैं वही कर लो, लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी फैसले अक्सर अकेले लेने पड़ते हैं। रिश्तों में भी सोशल प्रूफ खामोशी से काम करता है। लोग कहते हैं इस उम्र में शादी जरूरी है, सब यही कर रहे हैं। आप पूछते नहीं कि क्या मैं तैयार हूं? कैरियर में सब इंजीनियर बन रहे हैं, सब सरकारी नौकरी चाहते हैं। आप पूछते नहीं कि क्या यह रास्ता मेरे लिए सही है। सोशल प्रूफ हमारे डर से ताकत लेता है। अकेले पड़ जाने का डर, गलत साबित होने का डर। भीड़ के साथ चलने में जवाबदेही कम लगती है। अगर गलत हुआ तो हम कह सकते हैं सब कर रहे थे, लेकिन यही सोच हमें औसत बना देती है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, जब भी आप खुद को कहते सुने सब यही कर रहे हैं तो वहीं रुक जाइए, यही खतरे की घंटी है। दूसरी बात, भीड़ को सबूत मत मानिए। सबूत हमेशा तथ्य, अनुभव और सोच से बनता है। तीसरी बात, अकेले खड़े होने की आदत डालिए। शुरुआत में यह डरावना लगेगा, लेकिन यही आपकी पहचान बनाएगा। याद रखिए, भीड़ सही हो सकती है, लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। और जो इंसान सही समय पर भीड़ से अलग सोच पाता है वही सच में स्पष्ट सोच वाला इंसान होता है। यही है स्पष्ट सोच की चौथी सीख। लोकप्रिय होना सही होने का प्रमाण नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज में बहुत समय, पैसा या मेहनत लगा चुके हों और अब वह साफ दिख रहा हो कि यह फैसला गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद से कहते हैं अब यहां से कैसे पीछे हटूं, इतना सब लग चुका है। यहीं से शुरू होती है सनक कॉस्ट फॉल्सी। सनक कॉस्ट का मतलब है वह कीमत जो आप पहले ही चुका चुके हैं और जो अब वापस नहीं आ सकती। और फॉल्सी का मतलब उस कीमत की वजह से गलत फैसला लेते रहना। सादी भाषा में कहें तो हम भविष्य को बीते हुए नुकसान के बोझ से बांध लेते हैं। मान लीजिए आपने एक फिल्म का टिकट खरीदा। फिल्म शुरू होती है, 15 मिनट में ही समझ आ जाता है कि फिल्म बेहद खराब है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, उठकर चले जाएं, अपना समय बचाएं। दूसरा, 2 घंटे वहीं बैठे रहें, क्योंकि पैसे तो लग ही चुके हैं। अधिकतर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर अभी चले गए तो नुकसान और पक्का हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि नुकसान तो पहले ही हो चुका है। आप सिर्फ उस नुकसान में और समय जोड़ रहे हैं। यही चीज रिश्तों में होती है। कई लोग एक ऐसे रिश्ते में सालों तक टिके रहते हैं जो उन्हें खुश नहीं करता। वे कहते हैं इतने साल दे दिए, अब छोड़ना बेकार है।
लेकिन वे यह नहीं सोचते कि आने वाले साल भी उसी दुख में कटेंगे। कैरियर में भी यही गलती होती है। कोई नौकरी जिससे मन मर चुका है, लेकिन इंसान कहता है इतनी पढ़ाई की है, इतना अनुभव है, अब बदलना मुश्किल है। ये सोच आपको आगे नहीं बढ़ाती, ये आपको जड़ बना देती है। सनक कॉस्ट फॉलिसी हमारे अहंकार से जुड़ी होती है। हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमने गलती की। गलती मान लेना दर्द देता है, इसलिए हम गलत फैसले को और आगे बढ़ाते हैं ताकि खुद से कह सकें देखो, मैं इतना भी गलत नहीं था। लेकिन जिंदगी में सबसे समझदारी भरा कदम अक्सर यही होता है, समय रहते रुक जाना। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, हर फैसले को आज से आगे देखकर परखिए, कल को देखकर नहीं। ये पूछिए, अगर मैं आज यह शुरू करता तो क्या मैं इसे चुनता? दूसरी बात, नुकसान को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। तीसरी बात, अपने अहंकार से पूछिए नहीं, अपने भविष्य से पूछिए, मैं 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाहता हूं? याद रखिए, जो जा चुका है वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह अभी भी आपके हाथ में है। और यही है स्पष्ट सोच की 5वीं सीख। बीता हुआ खर्च भविष्य का फैसला नहीं करता। कभी किसी ने आपके लिए बिना मांगे कुछ कर दिया हो? एक छोटी सी मदद, एक तोहफा या बस थोड़ा सा ध्यान, और उसके बाद आपके भीतर एक हल्की सी बेचैनी हुई हो, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। यही भावना है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है अगर कोई हमें कुछ देता है तो हम बदले में कुछ लौटाना चाहते हैं। यह भावना इतनी गहरी होती है कि हम कई बार अपने हित के खिलाफ भी फैसले ले लेते हैं। यह इंसानी स्वभाव है, समाज इसी पर टिका है। अगर यह न होती तो सहयोग, भरोसा और रिश्ते शायद टिक ही नहीं पाते। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही भावना हमारा इस्तेमाल करने लगती है। मान लीजिए कोई सेल्समैन आपके घर आता है, वह आपको चाय ऑफर करता है, मुस्कुराकर बात करता है, आपकी तारीफ करता है। आपने उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन भीतर से लगता है इतना अच्छा इंसान है, ना कहना ठीक नहीं होगा। और आप कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। यह दबाव किसी धमकी से नहीं आता, यह शिष्टाचार के नाम पर आता है। रिश्तों में भी रेसिप्रोसिटी खामोशी से काम करती है। कोई बार बार आपकी मदद करता है, लेकिन हर मदद के साथ एक अनकहा हिसाब जुड़ता जाता है। और एक दिन वह आपसे ऐसी चीज मांग लेता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन आप मना नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग कहता है इतना सब किया है उसने। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या हर एहसान कर्ज होता है? और क्या हर कर्ज चुकाना जरूरी होता है, चाहे उसकी कीमत आपकी शांति ही क्यों ना हो? रेसिप्रोसिटी खासतौर पर मार्केटिंग और राजनीति में बहुत ताकतवर हथियार है। फ्री सैंपल, प्री ट्रायल, प्री सलाह, ये सब आपको खुश करने के लिए नहीं, आपको बांधने के लिए होते हैं। एक बार आपने लिया, अब देने की बारी आपकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब हमें स्वेच्छा जैसा लगता है। हम सोचते हैं मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, लेकिन असल में हम सामाजिक दबाव में होते हैं। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, हर मदद को अपने ऊपर बोझ मत बनने दीजिए। कृतज्ञ होना अलग बात है, आत्मसमर्पण अलग। दूसरी बात, न कहना अशिष्टता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तीसरी बात, जब कोई आपको कुछ दे तो यह जरूरी नहीं कि आप तुरंत कुछ लौटाएं। आपका निर्णय आपकी सुविधा से होना चाहिए, किसी दबाव से नहीं। याद रखिए, अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना सुंदर है, लेकिन मजबूरी में दिया गया जवाब आपको धीरे धीरे कमजोर बनाता है। और यही है स्पष्ट सोच की छठी सीख। हर एहसान आपका कर्ज नहीं होता। कभी आपने महसूस किया है कि हम वही बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं जो पहले से हमारी सोच से मेल खाती हों? और जो बातें हमारी राय के खिलाफ जाती हैं, उन्हें या तो नजरअंदाज कर देते हैं या तुरंत खारिज कर देते हैं। यही है कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है हम सच की तलाश नहीं करते, हम अपनी मान्यता की पुष्टि तलाशते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। अब वह व्यक्ति 10 बार सही काम करता है। आप कहते हैं ठीक है, यह तो सामान्य है। लेकिन एक बार वह जरा सी गलती कर देता है और आप तुरंत कहते हैं देखा, मैं पहले से जानता था। यानी आपका दिमाग पहले ही फैसला कर चुका था, अब वह सिर्फ सबूत चुन रहा है। कन्फर्मेशन बायस हमारे अहंकार को बहुत पसंद है, क्योंकि इससे हमें यह महसूस होता है कि हम सही हैं, हम समझदार हैं और हमें बदलने की जरूरत नहीं।
सोशल मीडिया पर इसे साफ देखा जा सकता है। आप जिस विचारधारा से सहमत होते हैं, उसी तरह के वीडियो, उसी तरह की पोस्ट आपके सामने आने लगती हैं। धीरे धीरे आपको लगता है सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि आप एक बंद कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी आवाज बार बार सुन रहे होते हैं। रिश्तों में कंफर्मेशन बायस और भी नुकसान करता है। अगर आपको लगने लगे कि आपका साथी आपको समझता नहीं, तो आप हर छोटी बात को उसी नजर से देखने लगते हैं। उसकी चुप्पी आपको उपेक्षा लगती है, उसकी थकान आपको बहाना लगती है। आप यह नहीं पूछते कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे। काम और करियर में भी यही होता है। अगर आपको लगे कि आपका बॉस आपके खिलाफ है, तो हर फीडबैक आपको हमला लगेगा, और जो तारीफ मिले उसे आप संयोग कह देंगे। कंफर्मेशन बायस हमें सीखने से रोकता है, क्योंकि सीखने के लिए यह मानना पड़ता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यह स्वीकार करना दिमाग को असहज लगता है। इसीलिए वह पुरानी सोच से चिपका रहता है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, जब भी आप किसी बात पर पूरी तरह आश्वस्त हों, तो खुद से पूछिए, अगर मैं गलत हुआ तो क्या? दूसरी बात, जानबूझकर विपरीत राय सुनिए। वह राय नहीं, आपकी सोच को मजबूत बनाती है। तीसरी बात, अपने विश्वास को अपनी पहचान मत बनाइए। आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, और फिर भी कमजोर नहीं होते। याद रखिए, सच हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाता है। और यही है स्पष्ट सोच की सातवीं सीख। दिमाग का काम खुद को सही साबित करना नहीं, सच के करीब पहुंचना है। अगर अध्याय 7 में कंफर्मेशन बायस एक आदत जैसा लगा था, तो अब समझिए, यह सिर्फ आदत नहीं, यह हमारी पहचान की रक्षा करने वाला कवच है। हम केवल अपनी राय की पुष्टि नहीं चाहते, हम खुद को सही साबित करना चाहते हैं। क्योंकि गलत होना दिमाग के लिए नहीं, अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मान लीजिए, आपने किसी चीज पर सार्वजनिक रूप से राय दे दी, दोस्तों के सामने, सोशल मीडिया पर या परिवार में। अब अगर बाद में कोई ठोस सबूत आ जाए कि आपकी राय गलत थी, तो क्या होता है? अधिकतर लोग राय नहीं बदलते, वे सबूत बदल देते हैं। वे कहते हैं, ये डेटा भरोसेमंद नहीं है, इसके पीछे कोई एजेंडा होगा। यानी सच नहीं बदला, हमारा दिमाग सच से बचने लगा। कंफर्मेशन बायस तब और खतरनाक हो जाता है जब यह निर्णय लेने की कुर्सी पर बैठ जाता है। निवेश में देखिए, आपने किसी शेयर को खरीदा, अब आप वही खबरें पढ़ते हैं जो बताती हैं कि यह शेयर आगे बढ़ेगा। जो खबरें खतरे की चेतावनी देती हैं, उन्हें आप नकारात्मक सोच कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा, जब नुकसान होता है तो आप हैरान नहीं होते, आप टूट जाते हैं, क्योंकि आपने सच को आने ही नहीं दिया। राजनीति और विचारधारा में कंफर्मेशन बायस सबसे ज्यादा दिखाई देता है। हम अपने पक्ष की गलती को मजबूरी कह देते हैं, और दूसरे पक्ष की छोटी गलती को चरित्र बना देते हैं। हम सवाल नहीं पूछते, हम जज करते हैं। धीरे धीरे हम विरोध नहीं देख पाते, केवल दुश्मन देखने लगते हैं। और यह सब हमें यह महसूस कराता है कि हम सही पक्ष में हैं, भले ही हम सच से दूर जा रहे हों। सबसे चुपचाप नुकसान यह भ्रम आत्म छवि में करता है। अगर आपको लगता है कि आप मेहनती हैं, तो आप उन उदाहरणों को याद रखेंगे जहां आपने मेहनत की, और उन मौकों को भूल जाएंगे जहां आपने टालमटोल की। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं, तो आप अपनी अच्छाइयों को बड़ा करके देखेंगे और अपनी गलतियों को हालात का नतीजा बताएंगे। इस तरह हम खुद के साथ भी ईमानदार नहीं रह पाते। अब इससे बचने का रास्ता क्या है? पहली बात, अपने फैसलों को लिखकर रखिए, ताकि बाद में आप यह देख सकें कि आप किस आधार पर कुछ सोच रहे थे। दूसरी बात, क्या मुझे गलत साबित कर सकता है? इस सवाल को अपना दोस्त बनाइए। तीसरी बात, अपनी राय बदलने को कमजोरी मत समझिए, यह दिमाग की सफाई है। याद रखिए, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो गलत है, बल्कि वह है जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और यही है स्पष्ट सोच की 8वीं सीख। जब दिमाग अपनी रक्षा में लग जाता है, तो सच सबसे पहले घायल होता है। कभी आपने महसूस किया है, जब कोई बात सूट बूट में, माइक के सामने या किसी बड़े पद से कही जाती है, तो वह अपने आप ज्यादा सच्ची लगने लगती है, भले ही हम उस बात को पूरी तरह समझें भी नहीं। यही है ऑथोरिटी बायस। ऑथोरिटी बायस का मतलब है, हम किसी व्यक्ति की पद, उम्र, डिग्री या ताकत देखकर उसकी बात को बिना जांचे स्वीकार कर लेते हैं। यह आदत बचपन से हमारे अंदर डाली जाती है। बड़े जो कहें, शिक्षक जो बोलें, डॉक्टर जो बताएं,
उसे सही मानना सिखाया जाता है और शुरुआत में यह जरूरी भी होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सवाल पूछना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। इतिहास में देखिए, कई बड़े बड़े अत्याचार इसी सोच से हुए। ऊपर से आदेश था, उन्होंने कहा था तो सही ही होगा। लोगों ने अपना विवेक कुर्सी के आगे समर्पित कर दिया। आज के समय में यह भ्रम और ज्यादा खतरनाक हो गया है। कोई टीवी पर आता है, नीचे लिखा होता है एक्सपर्ट। आप नहीं जानते वह किस चीज का एक्सपर्ट है, लेकिन आप उसकी बात मान लेते हैं। कोई डॉक्टर सिर्फ इसलिए सही नहीं होता क्योंकि वह डॉक्टर है। कोई मैनेजर सिर्फ इसलिए समझदार नहीं होता क्योंकि वह मैनेजर है। लेकिन हमारा दिमाग यह फर्क करना पसंद नहीं करता। उसे आदेश चाहिए, सोच नहीं। रिश्तों में अथॉरिटी बायस खामोशी से काम करता है। परिवार में एक व्यक्ति की बात अंतिम मानी जाती है। कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं। धीरे धीरे बाकी लोग सोचना ही छोड़ देते हैं। काम की जगह पर भी यही होता है। एक बॉस गलत दिशा में ले जा रहा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वह बॉस है। और बाद में जब नुकसान होता है तो सब कहते हैं हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन लगा था कहाँ नहीं गया। अथॉरिटी बायस हमें सुरक्षित महसूस कराता है। अगर फैसला गलत हुआ तो दोष हमारा नहीं होगा, लेकिन यही सोच हमें जिम्मेदारी से दूर ले जाती है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, किसी की बात सुनते समय यह मत देखिए कि वह कौन है, ये देखिए कि वह क्या कह रहा है। दूसरी बात, सवाल पूछना अवमानना नहीं है, यह समझदारी है। तीसरी बात, हर अधिकार पूर्ण नहीं होता, हर विशेषज्ञ हर विषय का ज्ञानी नहीं होता। याद रखिए, इतिहास में सबसे खतरनाक शब्द यह नहीं रहा मुझे नहीं पता, सबसे खतरनाक शब्द रहा है उन्होंने कहा था। और यही है स्पष्ट सोच की 9वीं सीख। सम्मान दीजिए, लेकिन विवेक कभी मत छोड़िए। कभी आपने महसूस किया है एक ही चीज अलग अलग समय पर अलग अलग लगने लगती है? कोई कमरा कभी बड़ा लगता है, कभी छोटा। कोई ऑफर कभी सस्ता लगता है, कभी महंगा। असल में चीज नहीं बदलती, बदलता है उसके पहले आपने क्या देखा था। यही है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का मतलब है हम किसी चीज को उसके अपने मूल्य से नहीं, बल्कि उससे पहले देखी गई चीज से तुलना करके आंकते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, पहले आपको एक बहुत महंगा सामान दिखाया गया, आप चौंक जाते हैं। फिर उसी दुकान में दूसरा सामान दिखाया जाता है जो उससे थोड़ा कम महंगा है। अब वह वाजिब लगने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि वह भी आपकी जरूरत और बजट से ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपका दिमाग पहले झटके से अब तक उबर नहीं पाया। रिश्तों में भी कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट चुपचाप काम करता है। अगर कोई इंसान बहुत बुरा व्यवहार करता है और फिर अचानक थोड़ा ठीक हो जाता है, तो वह ठीक नहीं अच्छा लगने लगता है। आप सोचते हैं अब तो वह बदल गया है, लेकिन असल में आप सिर्फ पहले की तुलना में कम बुरा देख रहे होते हैं। नौकरी के इंटरव्यू में यह भ्रम बहुत आम है। पहला उम्मीदवार बहुत खराब होता है, दूसरा औसत। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला सोचता है यह तो शानदार है। क्यों? क्योंकि तुलना गलत जगह से हो रही है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट हमारे फैसलों को जल्दबाज बना देता है। हम चीजों को अकेले नहीं देखते, हम हमेशा किसी पृष्ठभूमि में देखते हैं। मार्केटिंग में इसी का खेल चलता है। पहले की कीमत 10,000, आज की कीमत 5,000। आप खुश हो जाते हैं। आप यह नहीं पूछते कि क्या 5,000 वाकई सही कीमत है। जिंदगी में सबसे बड़े पछतावे अक्सर इसी वजह से होते हैं। हम कहते हैं पहले से तो बेहतर है, लेकिन यह नहीं पूछते क्या यह मेरे लिए सही है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, किसी भी फैसले से पहले थोड़ा रुकिए। दिमाग को पहली तुलना से अलग होने का समय दीजिए। दूसरी बात, खुद से पूछिए अगर यह चीज मैं पहली बार देख रहा होता तो क्या मैं इसे चुनता। तीसरी बात, अपना मापदंड तय रखिए। हर चीज को उसी पैमाने से तौलिए, ना कि मौके की तुलना से। याद रखिए, दुनिया आपको लगातार तुलना में डालती रहेगी, लेकिन समझदार इंसान तुलना से बाहर निकलकर फैसला करता है। और यही है स्पष्ट सोच की 10वीं सीख। जो चीज आज बेहतर लग रही है, जरूरी नहीं कि वह सही भी हो। कभी आपने ध्यान दिया है हम जिन बातों को आसानी से याद कर लेते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा सच मान लेते हैं, और जिन बातों को याद करना मुश्किल होता है, उन्हें हम कम महत्व दे देते हैं। यही है अवेलेबिलिटी बायस। इसका मतलब है जो जानकारी हमारे दिमाग में तुरंत उपलब्ध होती है, हम उसी के आधार पर दुनिया को आंक लेते हैं। मान लीजिए आपने हाल ही में किसी विमान हादसे की खबर देखी।
टीवी पर बार बार वही दृश्य, वही तस्वीरें। अब अगली बार जब आपको फ्लाइट लेनी हो तो दिल में डर बैठ जाता है। आप सोचते हैं हवाई जहाज सुरक्षित नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। लेकिन आपका दिमाग आंकड़ों से नहीं, यादों से काम करता है। यही वजह है कि लोग तैरने से ज्यादा डरते हैं जितना सड़क पार करने से, जबकि दुर्घटनाएं अधिकतर सड़क पर होती हैं। लेकिन सड़क हाथ से खबर नहीं बनते, विमान हाथ से बनते हैं। अवेलेबिलिटी बायस डर के साथ साथ भरोसे में भी धोखा देता है। अगर किसी ने आपके सामने एक दो बार धोखा किया तो आपको लगने लगता है सब लोग ऐसे ही होते हैं। आप भूल जाते हैं वे दर्जनों लोग जिन्होंने आपके साथ सही किया। क्यों? क्योंकि धोखा ज्यादा तीखा याद रहता है। करियर में भी यही होता है। आपको 2-3 बार इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, अब दिमाग कहता है मुझसे कुछ नहीं होगा। आप ये नहीं देखते कि कितनी बार आपको आगे बढ़ने का मौका मिला। अवेलेबिलिटी बायस हमारे आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाता है। मीडिया इस भ्रम को और मजबूत कर देता है। नकारात्मक खबरें, डरावने शीर्षक, लगातार चेतावनियां, ये सब हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना देते हैं कि दुनिया खतरों से भरी है। जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर समय जिंदगी साधारण और सुरक्षित होती है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, याद और आंकड़े एक चीज नहीं होते। फैसले लेते समय तथ्यों को यादों से ऊपर रखिए। दूसरी बात, खुद से पूछिए क्या मैं इसे इसीलिए सच मान रहा हूं क्योंकि यह सच है, या इसलिए कि यह मुझे याद आ रहा है। तीसरी बात, मीडिया डाइट सीमित रखिए। जो आप देखते हैं वही आपके डर बनते हैं। याद रखिए, दिमाग सबसे जोर से असाधारण चीजों को याद रखता है, साधारण सच को नहीं। और यही है स्पष्ट सोच की 11वीं सीख। जो बात आसानी से याद आ जाए जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा सच हो। कभी आपने खुद से कहा है थोड़ा सह लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा, अभी दर्द है लेकिन आगे चलकर फायदा होगा। यह सोच पहली नजर में बहुत समझदारी भरी लगती है, लेकिन कई बार यही सोच हमें सालों तक गलत रास्ते पर रोके रखती है। इसी को कहते हैं बुरा पहले होगा, बेहतर बाद में, फॉल्सी। इस फॉल्सी का मतलब है हम यह मान लेते हैं कि अगर आज कुछ बुरा हो रहा है तो वह किसी अच्छे भविष्य की गारंटी है, जबकि सच्चाई यह है कि हर दर्द इनाम नहीं देता और हर तकलीफ सीख नहीं बनती। मान लीजिए आप जिम जाते हैं, पहले दिन दर्द होता है, मांसपेशियां टूटती हैं, ये दर्द ताकत की तरफ ले जाता है। लेकिन अब सोचिए, अगर आप रोज गलत तरीके से एक्सरसाइज करें, दर्द बढ़ता जाए, शरीर बिगड़ता जाए, तो क्या वह दर्द आपको मजबूत करेगा? नहीं, वह सिर्फ नुकसान करेगा। यानी हर दर्द उपयोगी नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग ये फर्क नहीं करता। रिश्तों में यह फॉल्सी सबसे ज्यादा दिखती है। कई लोग कहते हैं अभी मुश्किल है लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, या अभी वह गुस्सैल है, बाद में बदल जाएगा। साल बीत जाते हैं लेकिन हालात वैसे ही रहते हैं, क्योंकि आपने दर्द को उम्मीद से जोड़ दिया था। कैरियर में भी यही गलती होती है। कोई नौकरी जो रोज आपको खाली और थका हुआ महसूस कराती है, लेकिन आप कहते हैं अभी स्ट्रगल है, बाद में आराम होगा। लेकिन अगर हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है तो यह स्ट्रगल नहीं, धीमी हार है। यह फॉल्सी हमें आज की तकलीफ को नजरअंदाज करना सिखाती है और भविष्य को बिना सबूत के सुंदर बना देती है। हम भूल जाते हैं कि भविष्य आज से ही बनता है। अब सवाल यह है, फर्क कैसे करें कि दर्द सही है या गलत? पहली पहचान, क्या दर्द आपको मजबूत कर रहा है या खाली कर रहा है? सही दर्द के बाद थकान होती है लेकिन संतोष भी होता है। गलत दर्द के बाद सिर्फ थकावट और कड़वाहट बचती है। दूसरी पहचान, क्या सुधार दिख रहा है? अगर महीनों सालों बाद भी हालात वही हैं तो शायद आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तीसरी पहचान, क्या आप यह रास्ता किसी और को सुझाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको भी इस पर चलने की जरूरत नहीं। याद रखिए, दर्द को सहना बहादुरी नहीं होती, गलत दर्द से बाहर निकलना असली समझदारी है। जिंदगी परीक्षा नहीं है जहां हर तकलीफ के बाद इनाम तय हो। कई बार दर्द सिर्फ संकेत होता है कि दिशा गलत है, और यही है स्पष्ट सोच की 12वीं सीख। आज का बुरा अनुभव अपने आप बेहतर कल का सबूत नहीं होता। हम इंसान कहानियों के बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते। बचपन में कहानी सुनकर सोते हैं, बड़े होकर कहानी सुनकर फैसले लेते हैं, और यहीं से शुरू होता है स्टोरी बायस। स्टोरी बायस का मतलब है
जब हम तथ्यों से ज्यादा कहानियों पर भरोसा करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हर घटना के पीछे एक साफ कहानी हो, शुरुआत, संघर्ष और अंत। लेकिन जिंदगी कहानी की तरह साफ सुथरी नहीं होती। मान लीजिए, कोई व्यक्ति कहता है, मैं गरीब था, मैंने बहुत मेहनत की और आज सफल हूं। यह कहानी प्रेरणादायक लगती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छूट गया होता है। मौके, मदद, समय और किस्मत। लेकिन हमारा दिमाग इन जटिलताओं को सहन नहीं कर पाता। वह एक सुंदर कहानी चाहता है। यही वजह है कि हम किसी बिजनेस की सफलता को एक फैसले से जोड़ देते हैं और उसकी असफलता को एक गलती से, जबकि हकीकत यह होती है कि दर्जनों कारण एक साथ काम कर रहे होते हैं। स्टोरी बायस खास तौर पर न्यूज और सोशल मीडिया में बहुत ताकतवर है। एक लाइन की कहानी, उसने गलत फैसला लिया, 1000 लाइक्स। लेकिन अगर कोई कहे, हालात, दबाव, समय और अधूरी जानकारी ने मिलकर यह नतीजा दिया, तो वह उबाऊ लगता है। क्यों? क्योंकि वह कहानी नहीं है। रिश्तों में भी स्टोरी बायस बहुत नुकसान करता है। हम अपने रिश्तों की एक कहानी बना लेते हैं। वह हमेशा ऐसा ही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और फिर हर घटना को उसी कहानी में फिट करने लगते हैं। अगर कोई बात कहानी से मेल नहीं खाती, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह हम खुद को भी एक कहानी में कैद कर लेते हैं। मैं ऐसा ही इंसान हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, और फिर हम बदलना छोड़ देते हैं। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, हर अच्छी कहानी पर यह सवाल जरूर पूछिए, इसमें क्या छूटा है? दूसरी बात, जटिलता से डरिए मत। जिंदगी सरल नहीं है और यह ठीक है। तीसरी बात, अपनी कहानी पत्थर की लकीर मत बनाइए। आप बदल सकते हैं, कहानी आगे बढ़ सकती है। याद रखिए, कहानी हमें समझने में मदद करती है, लेकिन वही कहानी हमें भ्रम में भी डाल सकती है। और यही है स्पष्ट सोच की 13वीं सीख। जो कहानी बहुत सुंदर लगती है, जरूरी नहीं कि वह पूरी सच्चाई हो। कभी आपने किसी घटना के बाद खुद से या दूसरों से कहते सुना है, मुझे तो पहले से ही पता था, यह तो होना ही था। घटना से पहले वही बात इतनी साफ नहीं होती, लेकिन बाद में सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। यही है हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस का मतलब है, घटना हो जाने के बाद हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम पहले से ही उसका नतीजा जानते थे। असल में हम नहीं जानते थे। हम सिर्फ अपनी यादों को नए नतीजे के हिसाब से बदल लेते हैं। मान लीजिए, कोई शेयर गिर जाता है। लोग कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, यह टिकेगा नहीं। लेकिन सच यह है कि घटना से पहले वही लोग दुविधा में थे। उनके पास स्पष्टता नहीं, सिर्फ अनुमान था। हाइंडसाइट बायस हमें झूठा आत्मविश्वास देता है। हम सोचने लगते हैं, अगर मुझे इतना सब पता था, तो मैं आगे भी सही फैसला ले लूंगा, और अगली बार और भी बड़ा जोखिम ले लेते हैं। रिश्तों में यह भ्रम और दर्दनाक हो जाता है। किसी रिश्ता टूटने के बाद लोग कहते हैं, शुरू से ही समझ जाना चाहिए था। संकेत तो थे, लेकिन उस समय संकेत नहीं, भावनाएं थीं, उम्मीदें थीं। बाद में हम उन पलों को नए अर्थ दे देते हैं। हाइंडसाइट बायस हमें दूसरों के प्रति कठोर बना देता है। हम कहते हैं, उसे तो समझ आ जाना चाहिए था, उसने गलत फैसला लिया। हम यह भूल जाते हैं कि उस समय उसके पास वही जानकारी थी जो हमें भी होती। यह भ्रम सीखने में भी रुकावट बनता है। अगर हमें लगे कि हम तो पहले से ही जानते थे, तो हम नई सीख कहां से लाएंगे? अब इससे बचें कैसे? पहली बात, अपने फैसलों को घटना से पहले लिखिए, ताकि बाद में आप खुद को धोखा न दे सकें। दूसरी बात, घटना के बाद खुद को बहुत समझदार मत मानिए। यह समझ अक्सर नकली होती है। तीसरी बात, दूसरों को जज करते समय खुद को उसी समय में रखकर सोचिए। याद रखिए, भविष्य कभी भी पीछे मुड़कर इतना साफ नहीं दिखता जितना बाद में लगता है। और यही है स्पष्ट सोच की 14वीं सीख। मुझे पहले से पता था, अक्सर एक झूठी याद होती है। आत्मविश्वास अच्छी चीज है। यह हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, डर से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन जब यही आत्मविश्वास हद से आगे निकल जाता है, तो वह बन जाता है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट का मतलब है, हम अपनी जानकारी, अपनी समझ और अपनी क्षमता को हकीकत से ज्यादा मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मुझे सब पता है, मैं गलती नहीं कर सकता। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। मान लीजिए, आप किसी रास्ते पर कई बार जा चुके हैं। अब आप नक्शा नहीं देखते, साइन बोर्ड नहीं पढ़ते। आप कहते हैं, मुझे सब याद है, और फिर एक दिन गलत मोड़ ले लेते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंस हमें सावधानी छोड़ना सिखाता है। परीक्षाओं में कई छात्र यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं यह तो आसान है और तैयारी ढीली कर देते हैं। नतीजा, अंक वही नहीं आते जो उम्मीद थी। निवेश में ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक होता है। एक दो बार सही फैसला हो गया तो इंसान सोचता है मेरे पास खास समझ है। अब वह जोखिम बढ़ा देता है, सलाह लेना छोड़ देता है, और जब नुकसान होता है तो वह अचानक नहीं होता, वह पहले से तय होता है। रिश्तों में भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। हम मान लेते हैं मैं सामने वाले को पूरी तरह जानता हूं, और फिर सुनना बंद कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इंसान बदलता है, हालात बदलते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमें सीखने से रोकता है, क्योंकि सीखने के लिए यह मानना पड़ता है कि हम अधूरे हैं। लेकिन दिमाग कहता है अब और क्या सीखना है, अब इससे बचें कैसे? पहली बात, अपने अनुमान को तथ्य मत मानिए। हमेशा यह संभावना रखें कि आप गलत भी हो सकते हैं। दूसरी बात, सलाह लेने को कमजोरी मत समझिए, यह सुरक्षा है। तीसरी बात, जहां आत्मविश्वास हो वहां विनम्रता साथ रखें। याद रखिए, सबसे ज्यादा गिरावट अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हमें लगता है कि अब गिर ही नहीं सकते। और यही है स्पष्ट सोच की 15वीं सीख। आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अंधा आत्मविश्वास सबसे बड़ा जोखिम है। कभी आपने किसी से बात की है जो बहुत सारे शब्द जानता है, बहुत सारे तथ्य गिना सकता है, लेकिन उसकी बात सुनकर कुछ भी साफ नहीं होता? आप सोचते हैं यह इंसान जानकार है लेकिन समझदार नहीं। यही है चाफर नॉलेज। चाफर नॉलेज का मतलब है ऐसी जानकारी जो दिखने में भारी लगती है लेकिन काम की नहीं होती। जैसे गेहूं के साथ भूसा वजन बढ़ाता है, पोषण नहीं। आज के समय में यह भ्रम सबसे तेजी से फैल रहा है। हम हर दिन हजारों जानकारियां देखते हैं, आंकड़े, टर्म्स, कोट्स, थ्योरीज, लेकिन उनसे हमारी समझ जरूरी नहीं बढ़े। मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर बाजार के 100 शब्द जानता है, लेकिन निवेश कैसे करना है यह नहीं जानता। वह बोलता बहुत है, समझता कम है। सोशल मीडिया ने चाफर नॉलेज को सम्मान दे दिया है। जो ज्यादा जटिल बोलता है वह ज्यादा बुद्धिमान लगता है, भले ही उसकी बात का जमीन से कोई रिश्ता ना हो। रिश्तों में भी यह भ्रम दिखाई देता है। कोई इंसान मनोविज्ञान के शब्द जानता है, लेकिन भावनाएं समझना उसे नहीं आता। वह टॉक्सिक, ट्रॉमा, अटैचमेंट जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन सामने वाले की पीड़ा नहीं देख पाता। चाफर नॉलेज हमें झूठा आत्मसंतोष देता है। हम सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन सवाल यह है क्या आप उसे जीवन में लागू कर पा रहे हैं? अब इससे बचें कैसे? पहली बात, जानकारी को उपयोग के पैमाने पर तौलें। जो काम ना आए वो सिर्फ बोझ है। दूसरी बात, सरलता से डरिए मत। जो सच में समझता है वह सरल बोल सकता है। तीसरी बात, कम सीखिए लेकिन गहराई से सीखिए। याद रखिए, ज्ञान का मकसद दिखाना नहीं, दिशा देना है। और यही है स्पष्ट सोच की 16वीं सीख। जो जानकारी आपको बेहतर निर्णय न दे वह सिर्फ शोर है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तभी हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं? और जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तभी मन को अजीब सी शांति मिलती है। यही है नियंत्रण का भ्रम। नियंत्रण का भ्रम का मतलब है हम यह मान लेते हैं कि हम उन चीजों को भी नियंत्रित कर सकते हैं जो असल में संयोग, हालात या दूसरों के फैसलों पर निर्भर होती हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। आप बार बार हॉर्न बजाते हैं, घड़ी देखते हैं, झुंझलाते हैं। क्या ट्रैफिक आपके गुस्से से तेज चलने लगता है? नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कुछ तो कर रहा हूं। यही भ्रम हमें थका देता है। जुआ खेलने वालों को देखिए, वे पासा फेंकने से पहले हाथ हिलाते हैं, फूंक मारते हैं। उन्हें लगता है कि उनका तरीका नतीजे को बदलेगा। असल में वे सिर्फ अपने डर को काबू में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। काम की जगह पर भी यह भ्रम बहुत आम है। कोई मैनेजर हर छोटी बात खुद नियंत्रित करना चाहता है। वह सोचता है अगर मैंने डील दी तो सब बिगड़ जाएगा। नतीजा, टीम दब जाती है, रचनात्मकता मर जाती है, और वही व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। रिश्तों में नियंत्रण का भ्रम और भी नुकसान करता है। हम सोचते हैं अगर मैं सही बोलूं तो सामने वाला बदलेगा, अगर मैं ज्यादा समझाऊं तो वह समझ जाएगा।
लेकिन इंसान दूसरे के नियंत्रण से नहीं, अपनी समझ से बदलता है। यह भ्रम हमें जिम्मेदारी और नियंत्रण में फर्क भुला देता है। आप जिम्मेदार हो सकते हैं अपने प्रयास के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने इरादे के लिए, लेकिन आप नतीजे के मालिक हमेशा नहीं होते। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, यह पहचानिए कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, अपना रवैया, अपना प्रयास, अपना फैसला, और क्या नहीं, दूसरों की सोच, संयोग, भविष्य। दूसरी बात, छोड़ना सीखिए। हर चीज पकड़कर रखने से सुरक्षा नहीं मिलती, थकान मिलती है। तीसरी बात, जहां नियंत्रण खत्म होता है वहीं भरोसा शुरू होता है, खुद पर, प्रक्रिया पर, समय पर। याद रखिए, नियंत्रण का भ्रम हमें शक्तिशाली नहीं बनाता, यह हमें डरा हुआ बनाता है। और यही है स्पष्ट सोच की 17वीं सीख। जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लोग कभी कभी इतनी साफ गलती क्यों करते हैं, तो एक ही चीज देखिए, उन्हें बदले में क्या मिल रहा है। यही है इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी। इसका मतलब है इंसान प्रोत्साहन पर असाधारण रूप से तेज और अंधा प्रतिक्रिया देता है। इनाम, फायदा, पैसा, तारीफ, ये सब हमारे विवेक से ज्यादा तेज काम करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन हम यह नहीं पूछते उसे इससे क्या मिल रहा है। मान लीजिए एक कर्मचारी गलत रिपोर्ट बनाता है। ऊपर से देखने पर वह बेईमान लगता है, लेकिन अगर उसकी नौकरी सिर्फ टारगेट पूरा करने पर टिकी है तो वह सच नहीं, नंबर बचाएगा। गलती इंसान की नहीं, प्रोत्साहन की होती है। स्कूल में देखिए, अगर बच्चे को सिर्फ नंबर के लिए सराहा जाए तो वह सीखने के लिए नहीं, रटने के लिए पढ़ेगा। और फिर हम कहते हैं बच्चे समझते नहीं। असल में वे वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें इनाम मिल रहा है। रिश्तों में भी यह नियम खामोशी से चलता है। अगर किसी को ड्रामा करने पर ज्यादा ध्यान मिलता है तो वह शांति क्यों चुनेगा? अगर चुप रहने पर उपेक्षा मिलती है और गुस्से पर तवज्जो, तो इंसान गुस्से को ही अपना हथियार बना लेता है। इंसेंटिव हमारे व्यवहार को ढालता है, चाहे हम माने या ना माने। राजनीति, कॉरपोरेट दुनिया, मीडिया, सब इसी पर चलते हैं। अगर मीडिया को डर दिखाने पर ज्यादा व्यू मिलते हैं तो वह समाधान क्यों दिखाएगा? अगर नेता को विभाजन से वोट मिलते हैं तो वह शांति क्यों बेचेगा? हम अक्सर लोगों के चरित्र को दोष देते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं देखते। अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? पहली बात, किसी भी व्यवहार को देखते समय यह पूछिए, यह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है और इसे इससे क्या मिल रहा है? दूसरी बात, अपने जीवन में इनाम की दिशा जांचिए। आप खुद को किस बात के लिए इनाम दे रहे हैं? अगर आप केवल परिणाम पर खुद को सराहते हैं तो प्रक्रिया बिगड़ेगी। तीसरी बात, लोगों को सुधारना है तो भाषण मत दीजिए, इनाम बदलिए। याद रखिए, इंसान तर्क से नहीं, प्रोत्साहन से बदलता है। और यही है स्पष्ट सोच की 18वीं सीख। अगर आप समझना चाहते हैं कि लोग क्या करेंगे, तो यह मत देखिए वे क्या कहते हैं, ये देखिए उन्हें क्या मिलता है। कभी आपने देखा है कोई खिलाड़ी एक मैच में अद्भुत प्रदर्शन करता है, अगले मैच में वह साधारण लगने लगता है। लोग कहते हैं इसका फॉर्म चला गया, अब यह पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन ज्यादातर समय यह गिरावट नहीं होती, यह होता है मीने की ओर रिग्रेशन। मीने की ओर रिग्रेशन का मतलब है जब कोई प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा होता है तो अगली बार वह औसत के करीब आने लगता है। क्यों? क्योंकि असाधारण प्रदर्शन अक्सर कौशल प्लस किस्मत दोनों का नतीजा होता है। मान लीजिए किसी दिन आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा इंटरव्यू गया, आपने हर सवाल का बेहतर जवाब दिया। अगले इंटरव्यू में आप वही स्तर दोहरा नहीं पाते। आप सोचते हैं शायद मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि पहला दिन आपका औसत नहीं था, वह आपकी छोटी थी। इसी तरह अगर किसी दिन सब कुछ खराब हो जाए, गलत फैसले, गलत शब्द, गलत समय, तो अगला दिन थोड़ा बेहतर लगने लगता है। लोग कहते हैं देखो डांट से सुधार हो गया, जबकि सुधार डांट से नहीं, औसत की ओर वापसी से हुआ। यही भ्रम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी गलती करवाता है। कोई मैनेजर किसी कर्मचारी को शानदार प्रदर्शन के बाद बहुत ज्यादा सराह देता है और अगली बार प्रदर्शन थोड़ा गिरता है। फिर वह सोचता है तारीफ नुकसान करती है और किसी खराब प्रदर्शन के बाद डांटता है। अगली बार थोड़ा सुधार दिखता है, वह सोचता है
डांट असरदार है, लेकिन असल में न तो तारीफ ने नुकसान किया, न डांट ने सुधार। ये सिर्फ मीने की ओर वापसी थी। रिश्तों में भी यह भ्रम दिखता है। कोई दिन बहुत खास होता है, बहुत प्यार, बहुत समझ। अगले दिन सब सामान्य हो जाता है। आप सोचते हैं वो बदल गया है। नहीं, वह औसत पर लौट आया है। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, एक दो घटनाओं से स्थायी निष्कर्ष मत निकालिए। दूसरी बात, लंबे समय का पैटर्न देखिए, एक दिन का नहीं। तीसरी बात, असाधारण दिनों को मानक मत बनाइए, वे अपवाद होते हैं। याद रखिए, जिंदगी हमेशा चरम पर नहीं चलती, अधिकतर समय वह औसत में बहती है। और यही है स्पष्ट सोच की 19वीं सीख। हर उतार चढ़ाव सुधार या गिरावट नहीं होता, कई बार यह सिर्फ औसत की ओर वापसी होती है। हम अक्सर किसी फैसले को उसके नतीजे से तौलते हैं। अगर नतीजा अच्छा है तो फैसला सही, अगर नतीजा बुरा है तो फैसला गलत। यही है परिणाम बायस। परिणाम बायस का मतलब है हम किसी निर्णय की गुणवत्ता को उस समय उपलब्ध जानकारी, सोच और प्रक्रिया से नहीं, बल्कि बाद में आए नतीजे से जज करते हैं। लेकिन जिंदगी में नतीजा हमेशा फैसले की सच्चाई नहीं बताता। मान लीजिए किसी ने बिना रिसर्च किए पैसा लगाया, किस्मत साथ दे गई, मुनाफा हो गया। लोग कहते हैं बहुत समझदार फैसला था। लेकिन क्या सच में अगर वही फैसला नुकसान दे देता तो हम क्या कहते? फैसला वही था, नतीजा अलग। यही उलटी तस्वीर भी सच है। कोई इंसान पूरा सोच विचार करके सही फैसला लेता है, लेकिन हालात बदल जाते हैं, नुकसान हो जाता है। लोग कहते हैं गलत निर्णय था। नहीं, नतीजा गलत था, निर्णय नहीं। परिणाम बायस हमें सीखने से रोकता है। अगर हम अच्छे नतीजे को हमेशा सही सोच मान लेंगे तो अगली बार वही गलती और बड़े स्तर पर दोहराएंगे। और अगर बुरे नतीजे को हमेशा गलत सोच मान लेंगे तो हम सही प्रक्रियाओं से भी डरने लगेंगे। रिश्तों में यह भ्रम बहुत चुपचाप काम करता है। अगर किसी ने कठोर लेकिन ईमानदार बात कही और रिश्ता बिगड़ गया तो हम कहते हैं कहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वही बात रिश्ता सुधार दे तो हम कहते हैं सच बोलना जरूरी है। सच वही था, परिणाम अलग। काम की जगह पर भी यही होता है। कोई बॉस जोखिम लेता है। अगर प्रोजेक्ट चल गया तो वह दूरदर्शी कहलाता है, अगर नहीं चला तो गैर जिम्मेदार। हम प्रक्रिया नहीं देखते, हम ताली या नुकसान देखते हैं। परिणाम बायस हमारी यादों को भी बदल देता है। हम पुराने फैसलों को नतीजों के हिसाब से दोबारा लिखते हैं। हम कहते हैं मुझे तब भी शक था, मैंने तब भी कहा था, जबकि सच ये है कि उस समय हमें सब कुछ इतना साफ नहीं दिख रहा था। अब इससे बचें कैसे? पहली बात, हर फैसले को उस समय की जानकारी से जांचिए, आज की नहीं। दूसरी बात, प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, नतीजे पर नहीं। अच्छी प्रक्रिया लंबे समय में अच्छे नतीजे देती है। तीसरी बात, अच्छे नतीजे पर घमंड मत कीजिए और बुरे नतीजे पर खुद को मत तोड़िए। याद रखिए, जिंदगी शतरंज नहीं, पोकर है। यहां कभी कभी सही चाल पर भी हार होती है और गलत चाल पर भी जीत। और यही है स्पष्ट सोच की अंतिम सीख। फैसले को उसकी नियत और समझ से आंकिए, किस्मत के पल से नहीं। इसके साथ द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की यह ऑडियो बुक यात्रा पूरी होती है।